हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आईएएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम राहुल बर्नवाल है। मैं प्रेजेंट में अभी ईपीएफओ में इन्फोर्समेंट ऑफिसर के रूप में सिलेक्शन हुआ है मेरा, और मैंने यूपीएससी मेंस 2020 का दिया था, जिसमें मेरा 2 नंबर से इंटरव्यू कॉल नहीं हो पाया, और मैंने 2021 में यूपीपीसीएस का मेंस दिया था। आज से हम लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए एक नया इनिशिएटिव नया स्टेप उठा रहे हैं, जिसमें हम लोग जो भी लेक्चर इंग्लिश में आएगा उसी का सेम लेक्चर हिंदी में भी आएगा दोस्तों। इसी सीरीज़ में हम लोगों शुरू किए थे 50 प्रश्नों का डेली सॉल्व करने का, जिसमें हम लोग पॉलिटी का अभी तक, इकोनॉमी का और हिस्ट्री का देख चुके हैं 50 क्वेश्चन। आज हम लोग पर्यावरण का 50 क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। तो ये हमारा पार्ट 1 है, जिसमें 25 क्वेश्चन देखेंगे, और आने वाले पार्ट 2 में, दूसरे पार्ट में हम लोग अगले 25 क्वेश्चन को देखेंगे। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं। इन्वायरमेंट का, पर्यावरण का पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है, तापमान और जल पारिस्थितिक रूप से सर्वाधिक प्रासंगिक पर्यावरणीय कारक हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, बोल रहा है तापमान और वाटर, जल, जो पर्यावरणीय कारक का मुख्य कारक है। कौन? टेम्परेचर और पानी। मतलब पर्यावरण अगर कहीं अच्छा करना है तो उसके लिए टेम्परेचर का, वाटर का बहुत अच्छा रोल होता है। तो इसी संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बोल रहा है जो तनुतापी जीव होते हैं, जिसको इंग्लिश में स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, वो तापमान की एक विस्तृत परास को सहन कर सकते हैं और उसमें वृद्धि कर सकते हैं। हमारा दूसरा कथन है, पृथु लवणीय जीव, जिसको इंग्लिश में यूरोहेलाइन ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, लवणता की एक संकीर्ण परास तक ही सीमित होता है। कौन सा कथन सही नहीं है, इसको आपको गोला कर लेना कि सही पूछ रहा है कि नहीं, मतलब मुझे पता करना कौन गलत है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो तापमान है और जल है वो पर्यावरणीय कारक में सबसे इम्पोर्टेंट कारक है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बोल रहा है तनुतापी। दोस्तों, तनु का मतलब क्या होता है? पतला। तो जो पतला माने कम, ये बोल रहा है कि तनुतापी जी, तापी माने तापमान, तो बोल रहा है तनुतापी जी एक विस्तृत परास को सहन कर सकते हैं। मतलब विस्तृत टेम्परेचर को सहन कर सकता है, मतलब उसका जो सहन करने का दायरा होगा तापमान का, वो बहुत ज़्यादा होगा। तो ये तो गलत है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे लिखा है तनु और यहाँ पर बोला है विस्तृत। तो हम लोग लॉजिक के अनुसार लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, है ना। फिर बोल रहा है पृथु। पृथु मतलब होता है विस्तार। तो पृथु लवणीय जीव, लवणीय मतलब लवण वाला, नमक वाला, वो लवणता की एक संकीर्ण परास तक ही सीमित होता है। तो पृथु जो होगा वो तो भाई संकीर्ण नहीं होगा, वो तो विस्तृत होगा। और वो लवणीय है तो लवणीय तो यहाँ तो ठीक दिया है लवणता, यहाँ पे ताप ही था तो तापमान दिया, ये तो ठीक है। लेकिन तनु का मीनिंग होता है कम, और पृथु का मतलब होता है विस्तृत। हमारा दोनों कथन गलत है। हमें पूछा गलत कौन है, तो हम जाएंगे सी के तरफ, जिसमें बोला 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, भारत में वन्य जीवों के शिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य वन्य जीव वार्डन मानव जीवन के लिए खतरा बन चुके वन्य जीवों का शिकार करने की अनुमति दे सकता है। हमारा दूसरा कथन है, आत्मरक्षा में वन्य जीव की हत्या को अपराध नहीं माना जाता है। हमारा तीसरा कथन है, किसी व्यक्ति की रक्षा में मारे गए या घायल हुए किसी भी वन्य जीव को सरकार की संपत्ति माना जाता है। मतलब ये जो क्वेश्चन दोस्तों, वो वन जीव के, जो वन में जो जीव रहते हैं उसके शिकार में। तो बोल रहा है जो मुख्य वन्य जीव वार्डन होता है वो मानव जीवन में, कि मान लीजिए कोई जानवर है, वो मानव जीवन के लिए खतरा है, वो मानव खतरा बन चुका है, वो मानव का क्या कर रहा है? मार दे रहा है ना। जैसे बाघ जंगल से बाहर आ जाता है तो जो मानव को मार देता है, तो उसको जो मारने का अधिकार है वो कौन दे सकता है? तो बोल रहा है मुख्य वन्य जीव वार्डन। तो एकदम सही है दोस्तों, ठीक है। यही जो है परमिशन देता है कि कब हम लोग जीव को मार सकते हैं, वन्य जीव को। और बोल रहा है जब भी हम वन्य जीव को मारते हैं तो आत्मरक्षा में तो हत्या नहीं माना जाएगा। सही है, हम जानबूझ के थोड़ी मार रहे हैं, वो तो अटैक कर रहा है। अगर हमारे पे आक्रमण कर रहा है तब मार रहे हैं, तो ये भी हमारा सही अपराध की श्रेणी में इसको नहीं गिनते। और जो भी जानवर मारा जाता है आत्मरक्षा में, तो वो जो जानवर है उसको सरकार क्या है, उठा के ले जाती है। वो जानवर को, मरे हुए जानवर को उठा के ले आती है, फिर दफना देती है। इसका मतलब वो जानवर जो है वो सरकार की संपत्ति है। वैसे भी देखिए जो वन होता है दोस्तों, वो वन किसका संपत्ति होता है? सरकार का। तो वन जीव किसका संपत्ति होगा? सरकार का। ये भी लॉजिक है, तो ये भी सही है। हमसे पूछा है सही, हम इसको कर देंगे गोला। हम जाएंगे 1, 2 और 3 की तरफ। ठीक है दोस्तों।
आगे प्रश्न देखने, अगला प्रश्न बोला जैव विविधता के संदर्भ में एलन के नियम के अनुसार। देखिए जैव विविधता मतलब जीवों की विविधता, तो जीव दोनों टाइप का होता है, प्लांट भी हो सकता है, पौधा भी हो सकता है और जंतु भी हो सकता है। तो जैव विविधता के संदर्भ में एक एलन नाम का आदमी था, उसका नियम है। तो पहला बोल रहा है, पहला कथन कि ठंडी जलवायु वाले स्तनधारियों के कान और पाद छोटे होते हैं जबकि ताकि ऊष्मा की हानि न्यूनतम हो। तो एलन का बोलता है कि नियम की जो ठंडी जलवायु वाले एरिया है, मतलब जो पोलर एरिया में जनरली रहता है, तो उसका वो स्तनधारी जो होता है मैमल्स, उसका कान और पैर छोटा छोटा होता है। अब देखिए सूत्र, अब उसको कंपेयर किए पेंगुइन का कान कितना छोटा होता है, शरीर कितना बड़ा है ना, और उसका पैर भी छोटा छोटा होता है। पोलर बियर का भी देखिए कि कान छोटा होगा, पैर भी छोटा होगा। तो ये तो कथन सही है, लेकिन क्या ये एलन का नियम है दोस्तों? ये एकदम एलन का ही बोलता है कि ठंडी जलवायु वाले जो एरिया होते हैं वो वहाँ बहुत ठंडा होता है, वहाँ बहुत ठंडा होगा, तो इसलिए जो जानवर का कान होता है और जो पैर होता है वो छोटा छोटा होता है, क्योंकि ज़्यादा अगर बड़ा होगा कान और पैर तो उससे ज़्यादा ऊष्मा बाहर निकल जाएगा, मतलब फिर उसको और ठंडा लगने लगेगा। इसलिए ऊष्मा की हानि कम होने के लिए उनका जो कान होता है और पैर होता है दोस्तों वो छोटा छोटा होता है। समझ में आया? कहाँ पे? ठंडे एरिया में। तो हमारा ये सही है। अगला कथन भी देखते हैं कि ठंडी जलवायु वाले स्तनधारियों में ठंड से बचने के लिए त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत होती है। ये भी सही है कि जो ठंडा एरिया में जो स्तनधारी रहता है उसका क्या होता है, जो चमड़ा होता है वो मोटा मोटा होता है, उसमें फैट होता है, वसा होता है। ठीक है, तो ये भी सही है, लेकिन क्या ये एलन का नियम है? नहीं दोस्तों, ये एलन का नियम नहीं है। इसका जो नियम है वो जो है किसी और ने दिया है। ठीक, उसके बाद अगला है कि उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले स्तनधारियों में ठंडी जलवायु वाले स्तनधारियों की तुलना में उच्च आनुवांशिकता विविधता दिखाई देती है। जो उष्णकटिबंधीय मतलब समझ लीजिए जो ट्रॉपिकल एरिया, मतलब जहाँ पे जो कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का एरिया है उसको उष्णकटिबंधीय बोलते हैं। तो वहाँ जो एरिया में रहेंगे वो जो मैमल्स वहाँ रहते हैं जो स्तनधारी, तो क्या उसमें विविधता अधिक होती है। ठीक है, लेकिन क्या ये एलन का नियम है? नहीं दोस्तों। फिर ठंडी जलवायु वाले स्तनधारियों की तुलना में उष्णकटिबंधीय जलवायु के स्तनधारियों का जीवन काल औसत लंबा होता है। ये सही है कि वहाँ जो रहते हैं पोलर बियर से इस समय का जो उम्र होता है, पोलर बियर लोगों का उम्र होता है वो बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये है, इसलिए हमारा एलन का नियम बोलता है कि जो ठंडे एरिया में जो रहता है क्षेत्र में उसका कान और पैर छोटा होता है, किसके तुलना में? उष्णकटिबंधीय जंतुओं की तुलना में। अगला हमारा प्रश्न है संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण, मतलब संश्लेषणात्मक को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, सक्रिय मतलब एक्टिव और विकिरण मतलब रेडिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपतित और विकिरण का 70% अधिक भाग संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण PAR होता है। दूसरा कथन है पृथ्वी पर पादप कुल संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण का केवल 2 से 10% ग्रहण कर सकता है। तो बोल रहा है कि जो संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण है वो पूरे विकिरण का, सौर विकिरण का 70% होता है। तो ये हमारा जो है दोस्तों वो गलत है, 70% नहीं रहता है। कितना रहता है दोस्तों? वो 50% के आसपास से रहता है, 50% से भी कम, 50% से भी कम हमारा पूरा विकिरण में ये वाला विकिरण होता है, संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण। और जितना भी संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण पड़ता है, मतलब जो इसका मतलब जानते हैं दोस्तों क्या होता है? इसका मतलब कि वो वाला विकिरण जो फोटोसिंथेसिस के लिए काम का है, लेकिन जितना काम का होता है तो पूरा विकिरण में 50% से कम, 50% से कम ही प्रकाश संश्लेषणात्मक विकिरण के लिए जो है उपयोगी है। उसमें से जितना है पौधा मात्र 2 से 10% ही ग्रहण कर पाता है, बाकी जो 48% है वो पौधा ग्रहण नहीं कर पाता है और उसका प्रयोग खाना बनाने के लिए नहीं करता है, सिर्फ 2 से 10% करता है। हमें पूछा है सही, हम इसको कर देंगे गोला दोस्तों, और ये हमारा गलत है और ये सही है, तो हम जाएंगे केवल 2 की तरफ। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। जलीय परितंत्र के विभिन्न मंडलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जलीय परितंत्र मतलब जो आपका वाटर जो इकोसिस्टम होता है वो लिम्नेटिक मंडल में सूर्य का प्रकाश अच्छी तरह से पहुंचता है, इसमें प्लवक प्रचुर मात्रा में होते हैं। दूसरा कथन है प्रोफंडल झील या तालाब का गहरे जल वाला भाग होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने पढ़ा है, अगर मान लीजिए मेरा कोई ओशियन है और ये ज़मीन है, यहाँ से अगर स्टार्ट है, ठीक है, तो हम लोग का ये वाला जो एरिया होता है ना, जो ज़मीन से सटता है थोड़ा सा, इसको हम लोग दोस्तों लेमनेटिक जोन बोलते हैं, लेमनेटिक
मंडल, ठीक है। और जो खुला समुद्र होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको हम लोग बोलते हैं, बताइए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं, तो देखिए दोस्तों, ये हमारा ज़मीन था और यहाँ से हमारा पानी स्टार्ट है, पानी। तो जो टच करता है ज़मीन को और जो थोड़ा सा पानी होता है उसको हम लोग दोस्तों लिटरल बोलते हैं, लिटरल, ठीक है, लिटरल एरिया। हिंदी में इसको बोलते हैं वेलांचल, ठीक है। और जो खुला वाला समुद्र रहता है इसके बाद, लिटरल के बाद वाला, उसको हम लोग बोलते हैं लिम्नेटिक मंडल। क्या बोलते हैं दोस्तों? लिम्नेटिक मंडल। तो लिम्नेटिक मंडल होता है वो खुला होता है, उस ताकि उसमें सूर्य का प्रकाश आसानी से आ पाता है। इसमें आता है प्रकाश, लेकिन ये ज़मीन से जुड़ा रहता है, ये खुला वाला समुद्र रहता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? लिम्नेटिक मंडल। और जो ज़मीन से टच रहता है उसको क्या बोलते हैं? लिटरल, ठीक है, या वेलांचल। तो इसको हम लोग लिम्नेटिक बोलते हैं। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश प्रचुर मात्रा में आता है और यहाँ पे प्लवक होता है। प्लवक मतलब हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों उसको प्लैंकटन। प्लैंकटन मतलब, प्लवक मतलब एक तरह का छोटा छोटा पौधा होता है जो तैरते रहता है। आपने देखा होगा तालाब में भी उसको प्लवक बोलते हैं, मतलब छोटा छोटा बहुत सारा पौधा रहेगा उसको प्लवक। और जो प्रोफंडल मंडल होता है दोस्तों, ये गहरे समुद्र को बोलते हैं जहाँ सूर्य का प्रकाश बहुत कम फैलता है। तो जितना हम लोग का जो जलीय परितंत्र है उसको 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। शुरू को हम लोग लिटरल बोलते हैं या वेलांचल, फिर खुला वाला समुद्र को बोलते हैं लिम्नेटिक, ठीक है, या सरोवरी क्षेत्र बोलते हैं। सरोवर मतलब आपको पता है तालाब होता है, तो सरोवरी क्षेत्र मतलब जो ओपन वाला। और जो गहरा वाला एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों प्रोफंडल, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्रोफंडल, या इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं गहरी जलीय क्षेत्र, ठीक है। तो ये भी सही है कि यहाँ पे खुला वाला एरिया है, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पूरा पहुँचता है, यहाँ भी पहुँचता है लेकिन ये ओपन है, ठीक। यहाँ पे प्लवक आपको बहुत मिलता है। प्रोफंडल गहरा होता है। हमें पूछा है दोस्तों कौन सा सही है, तो बताइए दोनों सही है ना, तो हम जाएंगे 1 और 2 दोनों, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न दोस्तों ये बताइए कि जो मैं इंग्लिश हिंदी में आपको डिस्कशन कर रहा हूँ तो क्या आपके लिए ये फ़ायदा होगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा फीडबैक है, और अपने दोस्तों को ज़रूर इससे ऐड कीजिएगा, क्योंकि हिंदी मीडियम में दोस्तों कंटेंट की कमी है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी कारण से संसाधन के अभाव में उनका जो है चयन रुके। जिस तरह से इंग्लिश मीडियम के बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं उस तरह हिंदी मीडियम के बच्चे भी जो है दोस्तों सेलेक्ट हो, यही मेरा लक्ष्य है। तो ज़रूर आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और जो भी जहाँ भी आपका लिंक है उनको पास भेजिए दोस्तों, क्योंकि इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। और जब तक आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो एक जो होता है ना मोटिवेशन, आप ही लोग तो दे रहे हैं कि चलिए सर बनाइए हम लोगों के लिए, तो ये आप लोग का दायित्व है कि आप जो है मेरे मोटिवेशन का काम करें, और इस चैनल को जितना से जितना शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उतना जो है मेरे मोटिवेशन का काम करेगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में समशीतोष्ण क्षेत्रों में कम जैव विविधता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण उत्तरदायी है? तो देखिए दोस्तों, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है मतलब जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होता है, ये ग्लोब है मेरा, ये मेरा जो है इक्वेटर है, तो ये हमारा कर्क रेखा होता है 23 डिग्री उत्तर और 23 डिग्री दक्षिण, इसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, इसको बोलते हैं मकर रेखा। तो इसके बीच का जो एरिया होता है दोस्तों उसी को हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। तो बोल रहा है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है इसमें जैव विविधता जो है अधिक होती है, लेकिन जो हमारा समशीतोष्ण है मतलब जो टेम्परेट एरिया है जहाँ पे समशीतोष्ण में देखिए, सम मतलब समान, शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्मी, तो जहाँ पे ठंडा गर्मी हमेशा एक समान, जैसे ब्रिटेन में वहाँ पे हमेशा नॉर्मल एक जैसा टेम्परेचर रहता है, वहाँ ना तो ज़्यादा ठंडा पड़ता है ना गर्मी पड़ता है, ठीक है, बराबर रहता है, उसी को समशीतोष्ण मतलब 35 डिग्री ऊपर और 35 डिग्री नीचे, उसको हम लोग समशीतोष्ण बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो उष्णकटिबंधीय एरिया है यहाँ पे जैव विविधता अधिक होता है, ठीक है। अब देखिए जितना भी हम लोग का जो वर्षा वन है सब यहीं पे है ट्रॉपिक्स में, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है आपको जैव विविधता मिलता है। लेकिन अगर आप जैसे जैसे ब्रिटेन में चले जाएंगे तो वहाँ पे उतना जीव जंतु भी नहीं है ना, इसीलिए तो वो लोग घूमने के लिए आपका अफ्रीका में आता है सफारी वफारी, क्यों? क्योंकि उष्णकटिबंधीय एरिया में जो है जैव विविधता अधिक होती है। तो बोल रहा है कि क्या कारण है कि जो है उष्णकटिबंधीय एरिया की तुलना में शीतोष्ण एरिया में जैव विविधता कम होती है। तो हमने पता करना है कि जैव विविधता कम समशीतोष्ण में क्यों रहता है। तो देखिए बोल रहा है कि प्राचीन समय में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में निरंतर हिमाच्छादन होता रहा है, जबकि समशीतोष्ण क्षेत्र इससे अप्रभावित रहा है।
बोल रहा है कि जो हिमाच्छादन को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों ग्लेशियल एज। तो आपने एक मूवी देखा होगा आइस एज, तो आइस एज जनरली कहाँ होता है, कहाँ आपको हिमाच्छादन होगा अधिक, कहाँ होगा, जहाँ पे ठंडा होगा। तो ठंडा कहाँ है, यहाँ तो दोस्तों ठंडा नहीं है ना, इसमें उष्णकटिबंधीय में ठंडा आपको पोल की तरफ मिलेगा, और पोल की तरफ क्या स्थित है, समशीतोष्ण। मतलब समशीतोष्ण जो एरिया था वहाँ पे क्या था, बार बार जो है बर्फ़ पिघला और बर्फ़ पिघला बना। इसके कारण जो जीव जंतु थे वो समय के साथ एडाप्ट नहीं कर पाए, ठीक है, और बहुत मर गए। तो बायोडाइवर्सिटी इसलिए समशीतोष्ण एरिया का कम है, क्योंकि वहाँ पे बार बार हिमाच्छादन होता है निरंतर। लेकिन ये बोल रहा है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में निरंतर हुआ है। उष्णकटिबंध क्षेत्रों में निरंतर नहीं हुआ, यहाँ थोड़ी ना हुआ है, इस एरिया में थोड़ी हुआ है, इस एरिया में हुआ है जो समशीतोष्ण है। इसलिए हमारा ये क्या होगा, गलत होगा। अगला देखते हैं, समशीतोष्ण पर्यावरण में मौसम संबंधी घटनाएं कम होती है और ये स्थिर होते हैं, जिससे निकेत विशिष्टीकरण को बढ़ावा मिलता है। बोल रहा है कि समशीतोष्ण पर्यावरण में मौसम संबंधी घटनाएं कम होती है और ये स्थिर होते हैं, जिससे निकेत विशिष्टीकरण को बढ़ावा मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये बताइए अगर टेम्परेचर एक जैसा रहेगा, मौसम संबंधी घटनाएं एक जैसा होगा, ठीक है, और बोल रहा है निकेत विशिष्टीकरण, जिसको बोलते हैं स्पेशलाइजेशन, नीचे आपने पढ़ा होगा, इंग्लिश में नीचे बोलते हैं। तो अगर नीचे अधिक होगा दोस्तों, तो उसके मतलब वहाँ पे जैव विविधता अधिक है, तभी ना अधिक नीचे है। तो बोल रहा है कि समशीतोष्ण में नीचे निकेत विशिष्टीकरण अधिक है। तो अगर समशीतोष्ण एरिया में निकेत विशिष्टीकरण अधिक होता है तो वहाँ पे जैव विविधता भी अधिक होती, लेकिन जैव विविधता तो कम है। इसलिए हमारा ये भी कथन क्या है दोस्तों, गलत है, क्योंकि निकेत विशिष्टीकरण अधिक है कहाँ पे है, उष्णकटिबंधीय एरिया में, ना कि शीतोष्ण एरिया में। ठीक है, और जो समशीतोष्ण जो पर्यावरण से उष्णकटिबंधीय पर्यावरण भिन्न होता है कि नहीं, उसमें मौसम संबंधी परिवर्तन बहुत ही कम देखने को मिलता है और अपेक्षाकृत अधिक स्थिर होता है। ठीक, इसलिए हमारा दूसरा जो है वो क्या है, गलत है, दूसरा कथन। तीसरा कथन देखते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सौर ऊर्जा अधिक उपलब्ध होती है, जिससे उत्पादकता अधिक होती है। अच्छा है कि ये जो ट्रॉपिकल एरिया है, जो इसको समशीतोष्ण बोलते हैं, यहाँ बीच वाला जो एरिया है, यहाँ पे सूर्य का किरण जो है दोस्तों डायरेक्ट पड़ता है, तो यहाँ पे खूब सारा टेम्परेचर है, और अगर टेम्परेचर है तो वहाँ पे जो है जैव विविधता भी अधिक होती है, इसलिए वर्षा वन में जैव विविधता अधिक है। जैसे जैसे आप दूर जाएंगे दोस्तों, इक्वेटर से दूर जाएंगे, विषुवत रेखा से जैसे जैसे दूर जाएंगे, वैसे वैसे आपको जो है जैव विविधता घटते जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर आपका कम होते जा रहा है और पानी भी कम पड़ रहा है। तो जैव विविधता अगर अधिक होना है तो वहाँ पे पानी भी अधिक चाहिए और टेम्परेचर भी अच्छा खासा होना चाहिए रहने लायक। ठीक है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं, ज़्यादा गर्म भी नहीं। इसलिए उष्णकटिबंध क्षेत्रों में सौर ऊर्जा अधिक होती है और उत्पादकता अधिक होती है। तो हमारा पहला और दूसरा गलत है, हमें पूछा है सही, तो हम जाएंगे सी की तरफ, क्योंकि पहला भी गलत है मेरा और दूसरा भी गलत है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन भी गलत है और मेरा दूसरा भी गलत है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। सातवां, परजीविता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, तो परजीविता समझते हैं दोस्तों, परजीविता मतलब पर मतलब दूसरा, जीविता मतलब जीवन यापन करना, मतलब दूसरों पे जीवन यापन करना। देखिए अगर ये इसी को आपको इंग्लिश में लिखा होता है पैरासाइट, तो आपको समझ में नहीं आता, हो सकता है कि बहुत को समझ नहीं आता, लेकिन हिंदी का ये अच्छा है कि अगर आप अलग अलग कर दीजिएगा तो मतलब निकल जाएगा। परजीविता, पर माने दूसरा, जीविता मतलब जो लोग दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, आश्रित रहते हैं अपने जीने के लिए, उसको परजीविता बोलते हैं। तो बोल रहा है परपोषी जीव के बाह्य पृष्ठ पर आहार पूर्ति वाले परजीवी अंतः परजीवी कहलाते हैं। मतलब जो परजीवी जीव के बाह्य एरिया में, एक्सटर्नल बाह्य पृष्ठ पर रहता है, मतलब जैसे कोई जानवर है, ठीक है, ये तो उसके कोई परजीवी अगर यहाँ पे उसके बाहर रहता है, अंदर शरीर में प्रवेश नहीं करता है, तो उसको अंतः परजीवी कहते हैं। तो ये तो गलत है दोस्तों, कोई बाहर रहेगा तो उसको बाह्य परजीवी कहेंगे ना, अंतः परजीवी कैसे कहेंगे? तो हिंदी का ये फ़ायदा है। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग इंडो पैरासाइट, तो थोड़ा सा हो सके मतलब नहीं निकलता होगा। बाह्य परजीवी वे होते हैं जो परपोषी के शरीर के भीतर, कोई परपोषी के शरीर के भीतर अगर रहेगा तो उसको हम लोग अंतः परजीवी कहेंगे। तो ये क्या किया दोस्तों, एक दूसरे ऑप्शन को अदला बदली कर दिया। और यूपीएससी ऐसा ज़रूर करता है, जब दो जैसा
स्टेटमेंट हो कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो यह थोड़ा ध्यान, आपका दिमाग उस समय एकदम चौकन्ना हो जाना चाहिए। ये कहीं ना कहीं यूपीएससी जो है मिक्स कर दिया, और ये धीरे धीरे आपको समझ में आते रहेगा जैसे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे। क्योंकि हम लोग का टारगेट है दोस्तों अभी से लेके 25 मई तक डेली 50-50 प्रश्न को बनाना, और कभी कभी 60-70 लेके जाएंगे। तो हम लोग के पास अभी 90 दिन है दोस्तों। अगर डेली 50 से 60 से 70 क्वेश्चन करते हैं तो हम लोग का डेली मतलब 25 मई तक 7,000 से 8,000 प्रश्न हो जाएंगे। और यूपीएससी में हम लोग को 60-65 क्वेश्चन को प्रश्न को सही करना है, तो आराम से हम लोग का एग्ज़ाम जो है निकल लेगा। ठीक है, इसीलिए आप इस चैनल पे बने रहें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें कि कैसा आपको चैनल लग रहा है। ठीक है, और जो भी आपका लिंक है, जहाँ जहाँ आपका दोस्त हैं अलग अलग चैनल पे, तो उनको ज़रूर इस चैनल के बारे में बताइए। ठीक है, तो हमें पूछा है, फिर बोल रहा है ब्रूड परजीविता में एक परजीवी परपोषीय जीव पर आहार पूर्ति नहीं करता। तो जानते हैं दोस्तों ब्रूड परजीविता क्या होता है? ब्रूड परजीविता समझ लीजिए कोयल और कौआ। कोयल क्या करता है, कौआ के घोंसले में अपना अंडा दे देता है और उसके अंडे को गिरा देता है। तो जब अंडा उसका बड़ा होता है, किसका मतलब बच्चा बड़ा होता है, जब अंडे से निकलता है, तब जाके कौआ को पता चलता है यार ये तो कोयल का बच्चा है ना। तो ब्रूड परजीविता में क्या होता है कि दूसरे के घोंसले में अंडा दे दिया जाता है ताकि उसका बच्चा गिर जाए और इसका बच्चा जो है ग्रोथ कर जाए। तो उसमें आहार पूर्ति नहीं होता है, बल्कि अंडा सेने के लिए जो है डिपेंडेंट होता है। तो हमारा ये जो है सही है, क्योंकि आहार पूर्ति नहीं होता है ब्रूड में। हमें पूछा है कौन सा सही, हम गोला कर देंगे, पहला दूसरा गलत है, तो पहला गलत है तो ये ऑप्शन गया, दूसरा गलत है तो ये भी ऑप्शन चला गया। सही है तो हम जाएंगे एक ही तरफ। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। बोल रहा हाल ही में ऑपरेशन नाक्रोस क्या है? तो याद आपको रखना है, ऑपरेशन नाक्रोस जो था वो रेलवे के द्वारा लाया गया था, जिसमें नशीला पदार्थ का जो तस्करी होता है उसके खिलाफ एक अभियान चलाया गया था। तो हम जाएंगे सी। ठीक है, तो 8 का हो जाएगा आंसर, होगा उत्तर होगा सी। उसके बाद हम लोग 9वां प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है कि जो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपघटन में शामिल है? अपघटन मतलब किसी भी चीज़ को टुकड़ा होना। जैसे मान लीजिए हम खा के कोई रोटी फेंक दिए, तो रोटी नहीं रहेगा, 10 दिन बाद वो टुकड़ा हो जाएगा, पूरा चूर चूर हो जाएगा और पूरा मिल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको, है कि नहीं। जैसे गोबर होता है, गोबर को कुछ दिन छोड़ दीजिए तो मिट्टी बन जाता है, पूरा टूट जाता है। ठीक है, कुछ भी चीज़, किसी का मृत शरीर है कोई जानवर का, तो पूरा ख़त्म हो जाएगा कुछ दिन के बाद। तो देखिए सबसे पहले तो बोला अपघटन में क्या क्या शामिल होता है। तो खंडन होता है, खंडन मतलब होता है टुकड़ा होना। कोई बड़ा सा चीज़ है, किसी का डेड बॉडी है, तो वो टूट जाएगा, तो उसको खंडन बोलते हैं। तो ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद है अपचयन। ठीक, तो जो दोस्तों अपचयन को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। अपचयन का मतलब ये है कि उसका टूट जाना, टूट के। सबसे पहले देखिए हम कुछ सिंपल बताते हैं शुरू से प्रोसेस की। कोई भी जैसे चीज़ है, बड़ा सा चीज़, उसको अपघटन में क्या क्या होता है। सबसे पहले ये टूटेगा तो छोटा छोटा बन जाएगा, ऐसा बड़ा सा चीज़। ठीक है, उसके बाद जो दोस्तों, उसके बाद एक होता है निक्षालन होता है, निक्षालन। तो निक्षालन का मतलब होता है इसमें जो भी केमिकल है डिजॉल्व, जो पानी में घुल सकता है, वो घुल जाता है। तो सबसे पहले हुआ मेरा खंडन के बाद हमारा होता है निक्षालन, जिसमें इसमें जो भी पानी में घुलने लायक जो भी खनिज पदार्थ है वो घुल जाता है। उसके बाद दोस्तों हमारा होता है अपचयन। अपचयन में क्या होता है, ये जो है पूरा छोटा छोटा और टुकड़ा में टूट जाती है। ये जो बड़ा चीज़ है ये पूरा छोटा छोटा में टूट जाएगा, उसको बोलते हैं अपचयन। अपचयन के बाद होता है ह्यूमस निर्माण। ह्यूमस निर्माण का मतलब है ये छोटा छोटा जो पदार्थ है वो इकट्ठा होके एकदम सॉलिड पदार्थ बन जाता है, ह्यूमस टाइप का। और ह्यूमस आप देखे होंगे ह्यूमस, ठीक है, ह्यूमस बहुत फर्टाइल होता है, बहुत उर्वरक के रूप में काम करते हैं। और ये क्या होता है, जब अपचयन के बाद जब ह्यूमस बनता है तो ये आसानी से सड़ता वड़ता नहीं है, ये बहुत देर से सड़ता है। और ह्यूमस के बाद फिर इसमें जो भी मिनरल रहते हैं वो फिर खनिजीकरण के द्वारा और भी छोटे छोटे में सॉइल में मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा हुआ खंडन, जिसमें बड़ा चीज़ छोटे में टूटा। फिर हमारा हुआ निक्षालन, जिसमें जो डिजॉल्व मिनरल है, जो घुलनशील है, वो घुल गया।
उसके बाद ये जो छोटा छोटा था वो और छोटे छोटे में टूट गया, जिसको हमने बोल दिया अपचयन। अपचयन फिर मिल के एक बनाता है ह्यूमस, जो टूटता नहीं है, बहुत हार्ड होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो भी मिनरल था धीरे धीरे करके जो है डिजॉल्व होकर मिट्टी में मिल गया, उसको खनिजीकरण बोलते हैं। तो अपघटन में ये पांचों प्रक्रिया होता है, इसमें 4 ही दिया है और एक होता है निक्षालन, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो हमें पूछा है कुट का सही उत्तर क्या होगा, तो बताइए 1, 2, 3 और 4 डी होगा, ठीक। अगला देखते हैं, राजस्थान के इस जनजातीय समुदाय को विश्व का पहला पर्यावरणविद माना जाता है। वे जलाऊ लकड़ी को जलाने से पहले उससे जीवित कीटों को हटा देते हैं। देखिए दोस्तों कितने अच्छे हैं ये लोग, मतलब कोई भी लकड़ी है अगर उसको जलाना है तो उसको सबसे पहले जो कीड़ा मकोड़ा होगा उसको हटा देगा, मतलब पूरा जो है अहिंसा का प्रयोग, किसी को नहीं मारना है। वे कभी भी वृक्षों को नहीं काटते हैं और वृक्षों के स्वयं मृत होने या तूफान के दौरान उनके गिरने का इंतजार करते हैं, खुद ही पेड़ पौधा गिरे हम उसको नहीं काटेंगे, ठीक है। चिंकारा और कृष्णमृग, जिसको ब्लैक बक्स बोलते हैं, जैसे वन्य जीव इनकी बस्तियों में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस जनजातीय समुदाय का वर्णन किया जा रहा है। तो इसको हम लोग दोस्तों अगर नहीं पता है तो फिर हम इसको लॉजिक लगा के बनाएंगे, लॉजिक के अनुसार, ठीक है, सोच समझ के। देखिए सबसे पहले बोल रहा है राजस्थान में, मतलब वो जो जनजाति होगा वो राजस्थान का होगा। अब देखिए जो भील है दोस्तों, ये आपका कहाँ का है दोस्तों, ये आपका एमपी का एरिया का है कि नहीं है। भील किस जगह का पाया जाता है, भील जो होता है वो जनरली आपको एमपी, थोड़ा सा राजस्थान में, गुजरात में मिलता है, ये सब में, ठीक है। दूसरा है गोंड। गोंड जो है दोस्तों ये आपका मेनली एमपी वाले में मिलता है ना। गोंड कहाँ मिलता है आपको, एमपी में जनरली, ठीक। बिश्नोई, बिश्नोई तो आपने सुना ही होगा, क्रिकेटर भी बहुत सारे बिश्नोई, तो बिश्नोई तो आपको पता है डायरेक्ट राजस्थान, तो आप जहाँ मार देंगे सी। बैगा, बैगा जनरली दोस्तों उत्तर प्रदेश में मिलता है, ठीक है। बैगा जनजाति कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये तो हमारा आंसर होगा बिश्नोई, ठीक है। बाकी मिलता है लेकिन जो पर्यावरण को प्रोटेक्ट करता है वो है बिश्नोई, है ना। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना को राष्ट्रीय वन नीति 1988 के प्रावधानों के तहत बनाया गया था, ठीक। दूसरा कथन है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, गोला कर लीजिए। तो पहला देखिए दूसरा कथन, जनरली यूपीएससी क्या करता है दोस्तों, सामान्यतः वो संस्था का नाम गलत दे देगा, उसका अध्यक्ष का नाम गलत दे देगा, जो कोई भी किसी चीज़ का संख्या कम कर देगा, है ना, किसी चीज़ को अदला बदली कर देगा, जैसे हम लोग ऊपर देखें, तो उसको आपको एकदम चौकन्ना होना है। तो आपको खुद से एक प्रश्न करना है, क्या राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष केंद्रीय पर्यावरण मंत्री करता है? नहीं दोस्तों, पर्यावरण इसके करते हैं प्रधानमंत्री। ये दूसरा गलत है, दूसरा गलत अगर हो जाएगा तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। अब मुझे चेक करना है कि पहला सही है कि नहीं। बोल रहा कि प्रथम राष्ट्रीय जो वन्य जीव कार्य योजना, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जो हुआ था वो 1988 के प्रावधान में किया गया था। दोस्तों ये गलत है ना, क्योंकि 1982 में जो हुआ था उसके बाद इसको लाई जाती है। ये हो सके आपको नहीं पता होगा, लेकिन आप ध्यान रखिए, प्रथम वन्य जीव कार्य योजना 1982 के बैठक में जो है 1983 में लाया गया था, 1983। न्यूज़ में इसलिए था, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत सरकार जो है ना दोस्तों एक वन्य जीव कार्य योजना बनाई है 2017 से 31 तक, तो याद रखिएगा ये। इसीलिए प्रथम का जानना जरूरी है कि वो 1983 में बना था। हमें सही पूछा है तो हमारा ये भी गलत है, क्योंकि 1988 नहीं होगा, तो हम जाएंगे डी, 11 का होगा डी, 1 और 2 दोनों, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों जो हमारा 12वां को प्रश्न है वो है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ एक चीज़ लिखा हुआ है, दूसरे तरफ उसको मिलाया गया है। एक तरफ पवित्र उपवन है, दूसरी तरफ राज्य है। उपवन मतलब दोस्तों जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सैक्रेड ग्रुप्स, मतलब ऐसा उपवन जिसको लोग पवित्र मानते हो, मतलब उसको बचा के रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं, काटते छाटते नहीं है। तो एक तरफ लिखा है उपवन, दूसरी तरफ राज्य। थान आसाम, कावूस तमिलनाडु, देवरकाडू कर्नाटक। सुमेलित पूछा है, कौन सा मिलाया गया है। तो देखिए थान जो है दोस्तों ये आसाम में है, ये सही है, असम में। कावूस जो है वो तमिलनाडु में नहीं है दोस्तों, वो कहाँ है, केरल में, ठीक है। और देवरकाडू कर्नाटक में है। तो हमारा सुमेलित क्या होगा, 1 और 3। हमारा दूसरा जो है गलत है,
तो दूसरा गलत है, तो 3 ऑप्शन गया, हमारा होगा सी सही। कुछ और आपको याद रखना है, देखिए देववन, ये आपका कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद देव कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद झारखंड और बिहार में वो क्या उसको बोलते हैं, सरना, क्या बोलते हैं दोस्तों, सरना, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। राजस्थान में बोलते हैं उड़ान, ठीक है। तो कुछ कुछ आपको याद रखना है, राजस्थान में क्या बोलते हैं, उपवन को उड़ान, ठीक है। उसी तरह उत्तर पूर्वी भारत में जो है, मणिपुर में बोलते हैं लाई उमंग, क्या बोलते हैं, लाई उमंग मणिपुर में। और मेघालय में बोलते हैं ला कितांग, ठीक है, ला कितांग, ठीक है, या असोंग खोसी, ठीक है। तो ये उपवन का कुछ नाम था, ठीक है। याद रखिएगा, जो उपवन होता है दोस्तों, ये उपवन होता है, ये किसी भी कानून में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। जिस तरह हमारा राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्यजीव अभयारण्य किस में लिखा है, वन्यजीव एक्ट में, वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 में अंदर है, लेकिन उपवन किसी भी कानून में नहीं है, आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। अगला जो प्रश्न देखते हैं, जैव विविधता संरक्षण की बाह्य स्थानीय एक सीटू विधियाँ निम्नलिखित में कौन सी है। हमें पता है कि जैव विविधता को हम संरक्षण करते हैं, संरक्षण करने के लिए हम 2 चीज़ यूज करते हैं, एक बाह्य स्थानीय, मतलब जहाँ पे कोई जानवर है उसको दूसरे जगह लेके यहाँ पे बचा के रखते हैं, उसको बोलते हैं बाह्य स्थानीय। और एक होता है स्वस्थानीय, स्वस्थानीय मतलब जहाँ जो जानवर है उसी के इर्द गिर्द हम उसको बचाएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं स्वस्थानीय, ठीक है। तो स्वस्थानीय क्या क्या होता है हमको पता था कि चिड़ियाघर जो होता है, चिड़ियाघर कहीं बनाते हैं, फिर वहाँ से जानवर दूसरी जगह लेके आते हैं, मतलब कहीं और स्टोर कर रहे हैं, ये होगा। वानस्पतिक उद्यान, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपने सुना होगा, बोटेनिकल गार्डन बोलते हैं, आपने गार्डन देखा होगा, बोटेनिकल गार्डन, जहाँ पे पेड़ पौधा को रखते हैं। तो कहीं से पेड़ पौधा लाएंगे और उसको बोटेनिकल गार्डन में रखेंगे, मतलब बाहर से ला के रख रहे हैं, तो ये भी हमारा स्वस्थानीय होगा, ये होगा बाह्य स्थानीय। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये तो आपको पता है कि कोई जानवर है उसकी इर्द गिर्द हम नेशनल पार्क और राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाते हैं, तो ये स्वस्थानीय है। तो हमारा ये नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन मुझे हमें पूछा है सही उत्तर, तो 1 और 3 होगा, 13 का होगा सी, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, बोल रहा है संरूपी कन्फॉर्मर्स वे जीव हैं जो शरीर की ऊष्मा के बाह्य स्रोतों पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि वे बाह्य तापमान में बदलाव के अनुसार अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित नहीं कर सकते। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन से संरूपी जीव है। संरूपी जीव का डेफिनेशन दे दिया है, क्या दे दिया, परिभाषा की, वे जीव जो शरीर की ऊष्मा को खुद रेगुलेट नहीं कर पाते जबकि बाह्य स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। मान लीजिए उसका शरीर ठंडा पड़ रहा है, तो उसको गर्मी करने के लिए अगर उसको मान लीजिए बाहर धूप है और इसका शरीर ठंडा है, तो ये क्या करेगा, धूप में जाके गर्मी कर लेगा, ठीक। अगर मान लीजिए बाहर ठंडा है, ठीक है, और इसका शरीर को ठंडा करना है, तो ये ठंडा में जाएगा। अगर मान लीजिए बाहर कहीं गर्म है और इससे उसको बचना है, तो ये ज़मीन के अंदर घुस जाएगा। मतलब अपना बॉडी को टेम्परेचर को, तापमान को ये खुद नहीं कर पाएगा कंट्रोल, नियंत्रण। ये पर्यावरण पर निर्भर रहता है, पर्यावरण का जैसा वो आचरण करता है, ठीक है। तो जनरली जो छोटे छोटे जीव होते हैं दोस्तों, वो जो होता है कन्फॉर्मर होता है। जो बड़ा बड़ा जीव होता है जैसे आदमी है और बड़ा बड़ा जानवर है, वो आपका रेगुलेटर कहलाता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, रेगुलेटर, ठीक है। जो अपने टेम्परेचर को क्या करता है, रेगुलेट करता है, जिसको बोलते हैं नियामक, जो रेगुलेट करता है। तो बड़े बड़े जीव रेगुलेटर होते हैं, नियामक होते हैं, छोटे छोटे जीव संरूपी, आपको इतना ध्यान रखना है। तो मंजोरू सुरु दोस्तों चूहा होता है। तो चूहा क्या होता है बताइए, चूहा छोटा होता है, तो ये क्या होगा, संरूपी होगा। फिर गुंजन पक्षी, हमिंग बर्ड, ये भी कि पक्षी छोटा होगा, तो ये भी। मोर बड़ा होता है, तो ये नहीं होगा दोस्तों, ये भी नहीं होगा, सॉरी उल्टा बोल दिया मैं, तो थोड़ा सा, ठीक है। तो संरूपी क्या होता है, छोटा छोटा होता है, तो ये होगा संरूपी। हमिंग बर्ड भी छोटा, ये होगा। मोर नहीं होगा, मोर बड़ा होता है, क्योंकि ये टेम्परेचर अपना
पर्यावरण पे निर्धारित नहीं करता है, बाह्य स्रोत पे, ये खुद ही अपना टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। जैसे आदमी, अब हमें गर्मी लगती है, ठीक है, तो हम लोग का क्या होता है, शरीर से पसीना आ जाता है तो हम लोग को ठंडा महसूस होता है ना, हम लोग को ठंडा लगता है तो हम लोग कांपने लगते हैं, तो जितना कांपेंगे उतना शरीर गर्मी होता है ना। तो हम लोग खुद अपना टेम्परेचर क्या करते हैं, नियंत्रण कर लेते हैं। लेकिन छोटे छोटे जानवर होते हैं वो नियंत्रण नहीं कर पाते, इसीलिए वो क्या होता है, अगर उनको गर्मी लगता है तो वो ज़मीन के बिल में घुस जाते हैं। चूहा हुआ इसलिए बिल बनाता है, रहने के लिए तो बनाता है लेकिन वो, और उसी तरह जो हमिंग बर्ड होता है वो भी अपना करता है। तो सही कूट कौन होगा दोस्तों, तीसरा गलत है, ये गया, ए होगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले रसायनों के पर्यावरणीय प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है कि दैनिक जीवन में जो हम लोग रसायन यूज करते हैं उसका पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, तो उसके संदर्भ में विचार कीजिए। बोल रहा है जो फिटकिरी होता है, जिसको बोलते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट, वो एक गैर विषाक्त तरल पदार्थ है जिसका उपयोग सामान्यतः पेयजल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले ये जानना है कि जो फिटकिरी होता है उसमें होता है एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक। तो वो गैर विषाक्त होता है? नहीं, ये क्या होता है, हानिकारक होता है कि नहीं होता है, ठीक। तो जो फिटकिरी होता है दोस्तों वो क्या है, गैर विषाक्त, ठीक है, गैर विषाक्त होता है ना। तो देखिए जो फिटकिरी होता है दोस्तों उसमें एल्युमिनियम और सल्फेट रहता है, तो उससे क्या है, वो विषाक्त नहीं होता है, वो गैर विषाक्त नहीं होता है, वो टॉक्सिक होता है। ज़्यादा अगर हम फिटकिरी पानी को सफाई करने के लिए यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, कैंसर भी हो सकता है, ठीक है, फिटकिरी से। इसीलिए उसको अब हम लोग फिटकिरी को ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग इमली का बीज का पाउडर बना के भी जनरली जो है यूज करते हैं दोस्तों। तो इमली का बीज को अगर हम बनाते हैं, कोई प्रोसेस है कुछ बनाने का, तो उससे पानी भी साफ़ होता है और वो विषाक्त नहीं होता है। लेकिन जो फिटकिरी है वो विषाक्त होता है, ठीक है, लेकिन पूछा है गैर विषाक्त, तो हमारा ये गलत होगा। फिर है कपड़ों के विरंजन हेतु क्लोरीन गैस की तुलना में हाइड्रोजन पेरोक्साइड अधिक पर्यावरण अनुकूल है, ये भी सही है। ज़्यादा क्लोरीन यूज करेंगे तो वो जहरीला बन जाता है, ठीक है, और वही क्लोरीन जाता है आपका पानी में मिल जाता है कपड़ा धोने के टाइम और उससे पानी ख़राब हो जाता है। इसके अलावा जब हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ करेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है, H2O2, तो ये जनरली वाटर ही टाइप है, तो वाटर से पेरोक्साइड से धोएंगे तो पर्यावरण जो है साफ़ सुथरा रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता। तो ये हमारा सही है। हमें पूछा है सही क्या है, तो हमारा पहला गलत होगा, पहला गलत है तो ये गया, और दूसरा सही है तो ये होगा, इसलिए हमारा 15 का आंसर होगा बी, ठीक। अगला देखते हैं दोस्तों 16 नंबर का प्रश्न कि विभिन्न प्रजातियों के बीच अंतर जातीय पारस्परिक क्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस मामले में केवल एक जीव लाभान्वित होता है, जिसमें एक ही जीव लाभान्वित होगा, ठीक है। तो देखिए स्पर्धा जब भी होगा तो दोनों को नुकसान होता है ना, नेगेटिव। जैसे कि शेर है और बाघ है, दोनों को मांस खाना है, और हिरन एक ही है तो पूरा दोनों लड़ाई करेंगे, एक दूसरे को मारे काटेंगे, चोट वोट लगेगा। और कोई भी हो सके कि हिरन, आधा हिरन ये खा लिया, फिर एक लड़ा, फिर दूसरे को मारा, तो दोनों को पेट नहीं भरेगा, दोनों को नुकसान होगा। परभक्षण मतलब दूसरे को भक्ष कर लेंगे, तो एक को फ़ायदा होगा, जो खा लेगा उसको फ़ायदा हो जाएगा, तो दूसरे को खा लेगा तो उसको तो मर गया, उसको नुकसान होगा। परजीविता पैरासिटिज्म मतलब एक को, पैरासिटिज्म वही है, जैसे हमारे सर में मान लो किसी के सर में जू है तो जू उसका खून चूसता है, तो जो लीक होगा जू को तो फ़ायदा हो रहा है लेकिन आदमी को क्या हो रहा है, नुकसान। सहभोजिता कॉमेंसलिज्म, सहभोजिता का मतलब होता है एक को फ़ायदा होता है और दूसरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब वो न्यूट्रल रहता है। अंतरजातीय परजीविता, इसका मतलब क्या है, एक को फ़ायदा, एक को नुकसान होता है और दूसरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे सहभोजिता का एग्जाम्पल है, मान लीजिए गाय जा रहा है, ठीक है, और वो अपना पैर से मिट्टी को खोद रहा है, तो मिट्टी जब खोदता है तो कीड़ा वीड़ा हो सके मिट्टी से निकला, कोई कौवा है और खा लिया कीड़ा को, तो कौवा को तो पेट भर गया, उसको पॉजिटिव हुआ, गाय को कोई प्रभाव पड़ा नहीं, तो जीरो। उसी तरह अंतरजातीय में होगा, एक को नेगेटिव होगा और दूसरे को कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लो गाय जा रहा है कि मिट्टी को खोद दिया तो कीड़ा निकला, तो कीड़ा को कौन खा लिया, कौवा, तो कीड़ा को क्या हुआ, नेगेटिव, लेकिन गाय को कोई कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, गाय को क्या मिला, कुछ नहीं, इसको जीरो। तो हमें अब पूछा है कि इसमें एक जीव लाभान्वित होता है, मतलब किसमें पॉजिटिव है, तो किसमें पॉजिटिव है। देखिए पहला में, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में है, और इसमें मतलब एक को फ़ायदा हो रहा है ना, किसमें, केवल एक जीव, तो एक जीव को लाभान्वित हुआ, ठीक है। दूसरा, तीसरा, चौथा में, बाकी में तो नहीं हो रहा है लाभान्वित, तो होगा 16 का ए, ठीक है।
आगे देखते हैं, हाल ही में उन्हें समर्पित शांति प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का कश्मीर में अनावरण किया गया है। वह वैष्णव संप्रदाय के सबसे महान ध्वज वाहकों में से एक थे, जिन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। वह महान संत गीता भाष्य जैसे शास्त्रों के लिए जाने जाते हैं, जिसमें उन्होंने एक समतावादी समाज का प्रचार किया था। उन्हें महिलाओं को संन्यास की दीक्षा देने वाले प्रथम हिंदू आचार्य माना जाता है। तो कौन थे? तो हम यहाँ से पकड़ेंगे दोस्तों विशिष्ट अद्वैतवाद। विशिष्ट अद्वैत कौन दिया था? रामानुजाचार्य। तो हम जाएंगे ये, ठीक है, डायरेक्ट पकड़ लिया। बाकी आप फैक्ट इसमें याद कर लिया। महिलाओं को पहला बार दीक्षा देने वाले कौन थे? हिंदू आचार्य रामानुजाचार्य, ठीक है। गीता भाष्य जैसे बुक कौन लिखा? रामानुजाचार्य। समतावादी कौन थे? रामानुजाचार्य। शंकराचार्य भी थे, सब चीज़ थे, वो भी समतावादी थे सब, लेकिन वो अद्वैतवाद दिए थे। ये आप ध्यान दीजिएगा, अद्वैतवाद। अब बोल रहा है कश्मीर में किया गया ना। चैतन्य महाप्रभु ये भी वैष्णव के करते थे, लेकिन ये कीर्तन को बढ़ावा दिए थे। और निम्बर्काचार्य जो है विशिष्ट अद्वैतवाद है। विशिष्टा अद्वैतवाद, अद्वैतवाद के बारे में जो है ये है निम्बर्काचार्य। आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि निम्बर्काचार्य किस सिद्धांत को दिए थे। जिस तरह रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैतवाद दिए थे, निम्बर्काचार्य कौन से सिद्धांत को दिए थे, ठीक। अगला देखते हैं, कुछ प्रदूषकों को प्रकृति में उनके अस्तित्व के आधार पर मात्रात्मक और गुणात्मक प्रदूषकों में भी विभाजित किया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक प्रदूषकों का उदाहरण है? तो देखिए, जितने भी प्रदूषक होते हैं उसको मात्रा में बांटते हैं और दूसरा गुणात्मक में। मात्रा में का बांटने का मतलब ये है कि ये पर्यावरण में जो है, तो मात्रात्मक का मतलब ये है कि ये पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से रहता है। तो ये जनरली अगर देखें सामान्यतः प्रदूषक नहीं होता, लेकिन जब इसका मात्रा बढ़ता है तो प्रदूषक बन जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये जहरीला नहीं है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा CO2 हो जाएगा और बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा तब ये प्रदूषक बनेगा। तो हमें पूछा है कि मात्रात्मक, तो दोस्तों ये जो है ना ये मात्रात्मक है, ठीक है। क्या है? मात्रात्मक। बाकी गुणात्मक का मतलब ये होता है, ये प्राकृतिक में नहीं होता, इसको आदमी जो है प्रोड्यूस करता है, मतलब आदमी इसको भेजता है पर्यावरण में। और ये मात्रा पे डिपेंड नहीं होता, ये गुण, मतलब थोड़ा सा भी रहेगा तो जहर का काम है। लेकिन मात्रात्मक क्या होता है? मात्रा अगर बढ़ेगा तभी जहर बनेगा, प्रदूषक बनेगा। तो हमारा देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं होगा क्योंकि वो गुणात्मक नहीं हो, वो मात्रात्मक है। कार्बन भी नहीं होगा, DDT होगा और शाकनाशी होगा। DDT तो बहुत जहरीला है, आपको पता है, और शाकनाशी मतलब हर्बिसाइड, तो वो भी होगा। तो पहला और तीसरा होगा, 18 का होगा बी आंसर, ठीक, सही उत्तर बोला था। अब देखिए, रेडियोधर्मी प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेडियोधर्मी धूल 3000 मीटर तक की ऊंचाई पर रह सकती है। रेडियोधर्मी मतलब रेडियो एक्टिव वेस्ट, मतलब जो रेडियो एक्टिव पता है आपको, जैसे कोई भी कुछ पदार्थ होता है वो अपने अपने उसे विकिरण निकलते रहता है। जैसे यूरेनियम है, जैसे थोरियम है, वो अपने अपने विकिरण, उसी को रेडियोधर्मी बोलते हैं। तो बोल रहा है कि ये जो धूल है इसका वो 3000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। हम लोग जनरली जो मिसाइल टेस्ट करते हैं दोस्तों, उसमें यूरेनियम ये सब होता है। तो जब उतना ऊंचाई पे मिसाइल जाएगा तो मतलब रेडियो कण धूल भी वो अपने साथ छोड़ते हुए जाएगा। तो ये तो सही है। बोल रहा है हवाई अड्डों पर एक्सरे मशीनों में रेडियोधर्मी प्रदूषण का एक स्रोत है, ठीक है। तो ये भी सही है, क्योंकि आप देखिए जब भी एक्सरे का मशीन होता है, आप देखे होंगे मेट्रो में या कहीं भी, तो वो चारों तरफ से कवर होता है ताकि उससे जो है विकिरण ना निकले, क्योंकि वो नुकसान होता है, उससे रेडियोधर्मी प्रदूषण निकलता है एक्सरे मशीन से, इसीलिए उसको जो है कवर करके रखते हैं। हमारा ये भी सही होगा। कौन सा पूछा है सही? तो हमारा होगा 1 और 2 दोनों, ठीक है दोस्तों। अगला है 20 का, बायोमास जिसको जैव मात्रा बोलते हैं के उत्पादन में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मैं देखिए बायोमास क्या होता है ना, बायोमास या जैव मात्रा मतलब जैव का मात्रा, मतलब जितना भी प्लांट प्रोड्यूस करता है, जितना उत्पादन करता है, प्लांट क्या उत्पाद करता है, पत्ता करता है, फल करता है, पत्ती, जड़ वड़ सब, तो उसका सबको मात्रा को जोड़ देंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं जैव मात्रा। तो अगर पौधा किया है तो उसको हम लोग बोलते हैं, शुरू में क्या बोलते हैं दोस्तों, प्राथमिक उत्पादकता, ठीक है। अगर पौधा किया है तो प्राथमिक, और एनिमल किया है, पौधा वौधा को कौन खाता है, हम लोग खाते हैं, और फिर हम लोग भी कुछ प्रोड्यूस करते हैं, हम लोग का मांस वांस होता है, चमड़ा होता है, तो उसको हम लोग द्वितीयक उत्पादकता बोलते हैं, ठीक है। तो पौधा जो करेगा उसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक उत्पादकता। तो बोल रहा है किसी
पारिस्थितिकी तंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक पदार्थों की उत्पादन दर होती है। तो ये सही है, जितना भी कार्बनिक पदार्थ बनता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या बनता है, ग्लूकोज वुलकोज बनता है, वो सब जो है पौधा में मौजूद रहता है, फल में, तो उसका पत्ता वत्ता में, तो उसी को तो बोलते हैं बायोमास, है ना। और उसमें दो चीज़ होता है, एक सकल होता है, ठीक है, और दूसरा होता है, एक होता है सकल प्राथमिक उत्पादकता और दूसरा होता है एनपीपी। सकल नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे सकल नहीं होगा। एनपीपी को हम लोग बोलते हैं नेट या निवल या नेट प्राथमिक उत्पादकता। तो देखिए सकल उत्पादकता में अगर आप श्वसन को हटा लेंगे, देखिए प्लांट जो है खाना वाना बनाया पूरा, तो उसके लिए पूरा जितना प्रोड्यूस किया एनर्जी ऊर्जा, उसको हम लोग बोलेंगे सकल उत्पादकता, ठीक है। और उसमें से कुछ ऊर्जा का प्रयोग वो अपने सांस लेने के लिए भी किया होगा, उसमें एनर्जी खर्चा होगा। तो अगर इसमें श्वसन को हटा दें, ठीक है, श्वसन को हटा देंगे तो इसको सकल उत्पादकता में श्वसन को हटा देंगे तो हमारा बचेगा निवल। तो यही तो स्टेटमेंट है ये, है ना, कि सकल उत्पादकता में श्वसन को घटाएंगे तो हमें मिलता है निवल, ठीक। अगला स्टेटमेंट है, कथन है कि जीवमंडल की सकल प्राथमिक उत्पादकता में महासागरों का योगदान 50% से अधिक होता है। तो देखिए हमको पता है कि महासागर जो है पूरे कितना प्रतिशत है, पूरे पृथ्वी का 70%, और ज़मीन कितना है 30%। लेकिन उत्पादकता की बात करेंगे ना तो उल्टा होता है, 70% समुद्र है वो उत्पादकता करता है मात्र 30%, और 30% ज़मीन है उससे उत्पादकता होता है 70%। तो हमारे क्या है 50% से अधिक नहीं होता है जीवमंडल की सकल उत्पादकता में महासागर का योगदान कितना होता है 30% के आसपास होता है। तो हमारा ये गलत होगा, हमें पूछा है सही, तो हमारा पहला और दूसरा सही है तो होगा ए, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। प्रायः सुर्खियों में रहने वाला पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स क्या है, पेटा। तो पेटा के नाम आपने सुना होगा, ये एनिमल का अधिकार को बचाने के लिए एक संस्था है, एनजीओ है, गैर सरकारी संस्था है। तो ये होगा दोस्तों 16 का सी, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी धर्मार्थ जो है संगठन, है ना, ठीक है। धर्मार्थ का मतलब कंफ्यूज आप नहीं होइएगा, ये गैर धर्म मतलब धर्म के लिए नहीं है, समझ लिए कि जानवर को बचाने के लिए, है ना, थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होना। और यूनाइटेड नेशन का एजेंसी ये नहीं है और यूनाइटेड नेशन से डील नहीं करता है, विश्व बैंक के द्वारा संगठन नहीं है। क्या है पेटा, गैर लाभकारी धर्मार्थ संगठन, मतलब जानवर को बचाने के लिए पेटा, ठीक है, जिसका आलिया भट्ट पहले एम्बेसडर भी थी। अगला है, ये पौधे अपने सुंदर फूलों के कारण भारत में उगाए गए थे, मतलब सुंदर था इसलिए भारत में उगाए गए, लेकिन अपने अतिशय वृद्धि के कारण ये हमारे जलमार्गों में अवरोध उत्पन्न करके तबाही मचा रहे हैं। इन्हें बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। ये पादप सुपोषी जलाशयों में काफ़ी वृद्धि करते हैं और जल निकाय के पारिस्थितिक तंत्र की गति को संतुलित कर देते हैं। मतलब ये सुंदर था लेकिन इसको लगा दिए तो इतना ये अपना वृद्धि हो गया कि पूरा सबको तहस नहस कर दिया। हम लोग आवागमन भी नहीं कर सकते, जल मार्ग को पूरा अवरोध कर दिया है, ठीक है, और जो है पारिस्थितिक तंत्र को भी असंतुलित कर दिया। ये क्या है तो हम लोगों ने पढ़ा होगा डायरेक्ट, है जलकुंभी, है ना। जलकुंभी का फूल आपने देखा होगा, जनरली जो है पर्पल कलर का होता है ना, बैगनी कलर का थोड़ा थोड़ा होता है। देखिए सिंघाड़ा तो पता है आपको, सिंघाड़ा तो कुछ नहीं, सिंघाड़ा तो भाई तो अच्छा चीज़ है, खाने का चीज़ है, तो ये थोड़ी है इसको आतंक बोलेंगे बंगाल का। नीलकमल, नीलकमल भी अच्छा है, सुंदर लगता है रखने में और उसको हम लोग जो है लगाते भी हैं। गोल्डन पैथोस ये सब नहीं है, ठीक, तो हमारा क्या होगा जलकुंभी, ठीक। 23 प्रश्न संख्या देखते हैं दोस्तों। मरुस्थलीय पारितंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। मतलब मरुस्थल इकोसिस्टम है, डेजर्ट इकोसिस्टम है। बोल रहा है कि रेगिस्तान में पाई जाने वाली मृदा दानेदार होती है, तो सही है। जो बालू होता है वो कैसा होता है, दाना दाना होता है। क्यों दाना दाना होता है, क्यों छोटा छोटा नहीं और टूट गया, इसलिए नहीं टूट गया क्योंकि मरुस्थल में अपघटन बहुत कम होता है ना। वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, अपघटन होने के लिए जो तापमान होना चाहिए और पानी दोनों संतुलित मात्रा में होना चाहिए, लेकिन रेगिस्तान में टेम्परेचर बहुत हाई है और वहाँ पे क्या है पानी नहीं है, तो पानी ये सब है ही नहीं तो टूटेगा कैसे मिट्टी, इसलिए वो बालू का बालू ही रह गया, इसलिए वहाँ मिट्टी दानेदार होती है, ये सही है। रेगिस्तान में पशुओं की विविधता बहुत अधिक होती है। मैंने क्या बताया था, पशुओं की विविधता होने के लिए पानी भी चाहिए और तापमान भी संतुलित मात्रा में होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, इसीलिए रेगिस्तान में कम होगा। और उसी तरह ठंडे एरिया में कम होगा, ज़्यादा कहाँ पे होगा तो उष्णकटिबंधीय एरिया में होगा, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर भी अच्छा से रहता है और
पानी भी अच्छा रहता है, तो हमारा ये गलत होगा, पशुओं की विविधता कम होगी। वैसे भी रेगिस्तान में आपको क्या दिखा, ऊँट दिखेगा, थोड़ा मोड़ा सांप वाँप दिख लिया, चिंकारा विंकारा दिख लिया, यही सब दिखता है ना, ये गलत है। बोल रहा है कि जल की हानि को कम करने के लिए पौधों की मोमी सतह होती है, मतलब वो मोम के टाइप का सतह होती है। अब देख लीजिए कैक्टस वैक्टस, उसका जब टच करेंगे जब सतह, तो आपको चिकना चिकना महसूस होगा। क्यों ऐसा होता है मोमी सतह? ताकि पानी उससे वाष्प बन के ना निकल जाए, है ना। पतला इसलिए मोटा मोटा पत्ता होता है, ठीक है, मोमी, इसलिए ये भी सही है। हमसे पूछा सही उत्तर, तो हम दूसरा को काट देंगे दोस्तों, और तीसरा सही है तो हम जाएंगे 1 और 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। भारत वन जीवों के संरक्षण के लिए वर्षों से कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं चला रहा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित संरक्षण परियोजनाओं को आरंभ से अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब कैसे कैसे टाइम के अनुसार इसको करना है कि कौन पहले है कौन बाद में है। तो हमें पता है दोस्तों कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट टाइगर आपका कब आया था बताइए? प्रोजेक्ट टाइगर जो आया था दोस्तों वो 1973 में आया था, सही है। और जो मगरमच्छ के लिए आया था, कब आया था मगरमच्छ के लिए? ये आया था 1975 में। हाथी के लिए कब आया था? ये आया था बताइए कब आया था? 1996-7 के आसपास आया था ना, 1992 में आया था। चलिए तो हमें देखेंगे कि सबसे पहले आया था बाघ के लिए, फिर आया था मगरमच्छ के लिए, लास्ट में आया हाथी। तो 132 होगा दोस्तों, ठीक है। तो 20 का होगा बी। अब कुछ आपको और जानना चाहिए कि घड़ियाल के लिए कब आया था, ये थोड़ा देख लेंगे आप, ठीक है। घड़ियाल के लिए कब आया था आपका संरक्षण परियोजना, ठीक है, ये थोड़ा आपको कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर अगला है लास्ट आज का, आज पार्ट 1 का लास्ट है। आज हम लोग इन्वायरमेंट का कर रहे हैं, तो लास्ट पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अगले 26 से 50 तक क्वेश्चन देखेंगे। वो भी आपका जल्द ही 12 बजे तक आपका अपलोड हो जाएगा, उसके पहले भी हो सकता है, ठीक है। पादप जैव विविधता हमें व्यावसायिक उपयोग के लिए विभिन्न प्रकार के रसायनों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से रसायन पादप से निकलते हैं? बोल रहा है कि पादप जो होता है वो बहुत सारे रसायनों को निकालता है, उससे बहुत सारे रसायन निकलता है। तो बोले क्या क्या जो है पेड़ से निकलता है? तो निकोटीन आपको पता है ये तंबाकू से होता है, तंबाकू से। और तंबाकू क्या है दोस्तों? तंबाकू क्या है? पेड़ है, तो ये होगा। कैफीन कॉफ़ी से, चाय कॉफ़ी, ये भी है। कुनैन आपको पता है सिनकोना करके एक पौधा होता है, उससे निकलता है, और इसका हम लोग जो प्रयोग करते हैं मच्छर बनाने के दवा में करते हैं, तो ये भी होगा। स्ट्राइनिन या बच्छनाग, ठीक है। तो बच्छनाग भी होता है, नाम से ही थोड़ा पता चल रहा है, बच्छनाग कुछ करके होगा, है ना। तो स्ट्राइनिन जो होता है दोस्तों ये एक तरह का पुष्पी पादप का पदार्थ है वर्ग में, मतलब इसमें फूल वूल निकलता है, और इसका जो सीधा होता है वो होता है तना वना होता है, वो सीधा और बेलनाकार होता है, ठीक है। इसीलिए इसको बच्छनाग टाइप का, कुछ नाग टाइप का लग रहा है, मतलब मोटा और ताज़ा, कुछ घुमा फिरा होगा, ठीक। तो ये हमारा सही, हमने पूछा है सही उत्तर, तो हम जाएंगे डी। तो दोस्तों इस तरह से आप देख रहे थे जीरो IAS का चैनल। मेरा नाम राहुल बर्नवाल है। मेरा सिलेक्शन EPFO में हो चुका है, ठीक है। और मैंने UPSC मेंस 2020 दिया है, जिसमें 2 नंबर से मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं हो पाया था, और मैंने 2021 का जो है UP PCS का मेंस का भी मुख्य परीक्षा दिया है, ठीक है। तो ये जो चैनल है जो ये आपके UPSC के लिए भी ज़रूरी है, प्रीलिम्स के लिए 2023 के लिए, साथ ही साथ EPFO का जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी ज़रूरत है। मुझे पता है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए जो इस तरह का अभी तक कोई चैनल नहीं है जो क्वेश्चन को इस तरह से जहाँ पे उस पर विचार किया जा रहा है और किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रश्न को, वो भी बताया जा रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग ये कंप्लीट करते जाएंगे और सिलेबस भी कंप्लीट होते जाएगा। आपको चैनल पे मृणाल सर का भी जो है नोट्स है वो भी पढ़ाया जा रहा है, साथ ही साथ लक्ष्मीकांत का भी हम लोग को अच्छे से धीरे धीरे करके कर रहे हैं। और 50 क्वेश्चन का सीरीज डेली जो है दोस्तों चलते रहेगा 25 मई 2023 तक, ठीक है। और 2 मार्च याद रखिएगा, डेट याद रखिए, 2 मार्च 2023 से EPFO के लिए फ्री कोर्स, फिर से सुनिए दोस्तों, 2 मार्च 2023 से EPFO के लिए फ्री कोर्स जीरो IAS बाय राहुल बर्नवाल चैनल पे आपको मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। साथ ही साथ टेलीग्राम का भी लिंक आपको दे दिया जाएगा, और ये कोर्स पूरा आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। GS का तो आपको यही है जो चल रहा है, वो मेरा अकाउंटिंग, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी और बाकी जो कंप्यूटर ये सब है उसको भी धीरे धीरे करके कंप्लीट करवाया जाएगा। आपका जो EPFO का एग्ज़ाम होगा दोस्तों वो आपका जुलाई अगस्त में ही होगा। अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, 5 महीना टाइम है, तो हम लोग आराम से धीरे धीरे कर लेंगे। और UPSC प्रीलिम्स का भी हम लोग धीरे धीरे कर लेंगे। ये चैनल जो है वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए एक वरदान के रूप में साबित होगा,
ये बात को आप देखिएगा, क्योंकि ये चैनल धीरे धीरे ग्रो करेगा और ये ग्रो आप लोग करवाएंगे। क्योंकि आप लोग का मैं जो कमेंट पढ़ रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग को चैनल का जो कंटेंट है वो धीरे धीरे समझ में आ रहा है और आप लोग को अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि नए नए और अच्छे अच्छे वीडियो मैं लेके आऊँ। इसी उम्मीद के साथ अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस लेक्चर को ध्यान से सुना और इसको अच्छे से पढ़िए और सफल होइए, यही भगवान से कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।